हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। सिटी हॉस्पिटल में मृत्युंजय, सुधांशु और रुद्रा तीनों ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे, जिन्हें वहां के डॉक्टर एग्जामिन कर रहे थे और ट्रियो को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जा रही थी और वो फिलहाल के लिए खतरे से बाहर था। रुद्र के पिता अभिलाष जी अपने सारे काम धंधे को मनाली से छोड़कर मुंबई आ चुके थे। उनका पूरा चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी वो फलक और रुद्रा के रिश्ते के लिए पूरे मन से राजी नहीं थे। अब रुद्र की ये हालत उन्हें अपने बर्दाश्त के बाहर लग रही थी। सारंग फैमिली के सभी लोग हॉस्पिटल आ चुके थे, लेकिन वर्षा, रिद्धिमा, नित्या, ध्रुवी और वैशाली घर में थे ताकि वो लोग बच्चों को संभाल सके। लेकिन महक हॉस्पिटल आ चुकी थी। फलक के हाथ से बुलेट निकालकर उसकी ड्रेसिंग कर दी गई थी और उसे वार्ड में रखा गया था, क्योंकि उसे ड्रिप चढ़ी हुई थी। महक बिल्कुल चुपचाप सिर झुकाकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगे चेयर पर बैठी हुई थी और उसके बगल में रचना और निर्जला बैठे हुए थे। राजेंद्र जी परेशान से ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए थे जब अमृत उनके पास जाकर बोला, पापा डोंट वरी, उन लोगों को कुछ नहीं होगा और मृत्युंजय को तो कुछ होगा ही नहीं। राजेंद्र जी अमृत के बाद अपना सिर हिलाते हुए उसकी तरफ देखकर बोले, ओम और धैर्य का क्या हाल है? वहाँ खड़ा ऋतिक राजेंद्र जी के सवाल पर उन लोगों को पुलिस से कस्टडी में दे दिया गया और पुलिस की निगरानी में उन लोगों का इलाज हो रहा है। जिसे सुनकर चार्ली ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, वो लोग जिंदा क्यों हैं? उन लोगों को मर जाना चाहिए था। अभिलाष चार्ली की बात सुनकर उसके सामने आया। उसे घूरते हुए 1000 बार कहा, तुम लोगों से छोड़ो ये सब तमाशा और चले आओ मना, लेकिन तुम लोगों के मेरी बात ही नहीं सुनी। अभिलाष जी के गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर चार्ली अपनी नज़र झुकाते हुए बोला, रुद्र ने खुद मना किया। जिसे सुनकर अभिलाष जी उसे घूरते हुए बोला, और उसके मना करने के चक्कर में तुमने उसका साथ दिया। आज मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चार्ली अभिलाष जी की बात पर जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, ऑपरेशन होने की जरूरत, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। अभिलाष चार्ली की बात पर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए तो चार्ली चुप हो जाता है। जब डेविड भी लीजा के साथ वहां पर आ जाता है, लीजा चार्ली को चुपचाप खड़ा हुआ देख उसके पास आकर, वो आर यू फाइन? लीजा की आवाज़ सुन चार्ली सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है तो चार्ली की आंखें हल्की सी नम थी, जिन्हें देखते हुए लीजा उसके चेहरे को पकड़ कर बोले, डोंट पैनिक, ओके, उसे कुछ नहीं होगा। चार्ली लीजा के हाथ को अपने चेहरे से हटाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, डोंट नो, मैं क्या करूँ लीजा? लीजा चार्ली के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर, कुछ मत करो, बस प्रे करो, गॉड सब ठीक करेगा। चार्ली लीजा के बाद अपना सिर हिला देता है, जिसे देखते हुए डेविड अमृत और शोभित के पास आकर कहता है, बॉस की हालत क्या है? अमृत डेविड के सवाल पर सिर नहीं में हिलाते हुए, कहा नहीं जा सकता, अभी तक डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा है। जिसे सुनकर डेविड अपना सिर हिलाते हुए समझ गया, लेकिन सुधांशु का यह हाल किसने किया? विकल्प डेविड के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए, जब हम लोग मेंशन पहुंचे तब सुधांशु ऊपर से नीचे गिरा, फिर हम लोग सीधा उसे हॉस्पिटल ले आए और वो वहाँ पर कोई था। डेविड ने विकल्प की तरफ देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में विकल्प अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे नहीं पता, शायद अनमोल भाई को पता हो, और वो इस वक्त कहाँ पर है? डेविड ने इधर उधर देखते हुए फिर पूछा, जिसके जवाब में विकल्प अपने कंधे चढ़ाते हुए, मुझे नहीं पता। विकल्प की बात पर डेविड अपना सिर हिला उसके गाल को थपथपाते बोले, कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट हो तुम। डेविड के बाद विकल्प उसकी मुंह बनाकर देखता है। जब मृत्युंजय के ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आता है, डॉक्टर को देखकर महक जल्दी से खड़ी होकर उसके पास आकर, वो कैसे हैं? डॉक्टर महक की बात पर कुछ पल चुप रहकर उसकी तरफ देखते हुए, मिसेस सारंग, बुलेट डायरेक्ट उनके हार्ट के पास लगी और अगर हम उसे ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है बुलेट सीधा जाकर उसके हार्ट पर लगे। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। महक रोते हुए डॉक्टर के सामने अपने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ डॉक्टर, उन्हें बचा लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर महक के हाथ को नीचे करते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, ये मत कीजिए मिसेस सारंग, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमृत डॉक्टर की बात सुनकर जल्दी से उसके सामने आता, आप जिसे चाहे उससे बुला सकते हैं। डॉक्टर अमृत की बात सुनकर कुछ पल चुप रहकर, मेरे नज़र में एक कार्डियक सर्जन है, लेकिन मुझे उनके बात करनी होगी। अमृत डॉक्टर की बात पर सुनकर जल्दी से बोला, प्लीज़ टेल मी, कौन है वो? डॉक्टर अमृत के सवाल पर सिर हिलाते हुए, डॉक्टर प्रत्युष सराठी, जो फिलहाल यहाँ नहीं मनाली में है, लेकिन बुरी बात यह है कि अभी वो वेकेशन पर है, क्योंकि उनकी अभी शादी हुई है। ऋतिक डॉक्टर की बात सुनकर उससे देखते हुए, आप बस लोकेशन और एड्रेस बताइए, हम उन्हें ले आएंगे। जिसे सुनकर डेविड ऋतिक का साथ देते हुए डॉक्टर से बोला, सही कह रहा है। डॉक्टर ऋतिक के बाद अपना सिर हिला देता और उन्हें एक नंबर देते हुए कहता, ये डॉक्टर राठी का नंबर है। ऋतिक डॉक्टर की बात पर अपना सिर हिला देता और अपना फ़ोन निकाल कर उस नंबर पर कॉल करते हुए वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। ऋतिक के जाने के बाद महक डॉक्टर की तरफ देखते हुए फिर से बोली, मेरा भाई कैसा है डॉक्टर? डॉक्टर महक की बात सुनकर कुछ कहता, उससे पहले वो अगल वाले ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आता है, जिसे देख महक जल्दी से उसके पास आकर, मेरा भाई कैसा है? डॉक्टर अपने चेहरे का सर्जिकल मास्क उतारते हुए महक की तरफ देख कर बोले, उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे हमने रोक दिया है। सिर के पीछे वाले हिस्से में चोट काफ़ी गहरी है।
अगर उन्हें इमरजेंसी 5 दिनों में होश नहीं आता तो 50% चांस है उसके कोमा में जाने का। महक डॉक्टर की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब अभिलाष जी डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोले, मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर? अभिलाष जी के सवाल पर डॉक्टर अपना सिर हिलाते हुए बोले, वो खतरे से बाहर है, उन्हें कल सुबह तक होश आ जाएगा। चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, इसलिए उनकी कंडीशन नॉर्मल है। डॉक्टर की बात सुनकर अभिलाष जी एक राहत की सांस लेते हुए बोले, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर अभिलाष जी की बात पर अपना सिर हिला देता है। जब नर्स और वार्ड बॉय वहाँ पर बेहोश पड़े सुधांशु को लेकर आ जाते हैं, उसके पूरे सिर पर और चेहरे पर बैंडेज के साथ ऑइंटमेंट लगाया गया था। सुधांशु को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जिसके साथ ही वो लोग सुधांशु को लेकर आईसीयू की तरफ चले जाते हैं। महक आंसू भरी आंखों से जाते हुए सुधांशु को देखते ही रहती है। उनके जाने के बाद मृत्युंजय के ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और उसे लेकर बाहर आते हैं। उसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जिसे लेकर आईसीयू की तरफ चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद महक अपने आंसू को साफ करते हुए रचना और निर्जला की तरफ देखकर बोली, माँ, चाची, आप लोग को घर जाना चाहिए बच्चों के पास, मैं यहाँ पर हूँ। जिसे सुनकर निर्जला उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ पर रुकर क्या करोगे? उन लोगों को आईसीयू में ले जाया गया है, यहाँ पर कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग जाइए। महक ने सिंपल से जवाब दिया। जिसे सुनकर राजेंद्र जी निर्जला और रचना की तरफ देखते हुए बोले, महक सही कह रही है, उसे यहाँ रहने दो, आप लोग घर के लिए निकल जाओ। बच्चे वहाँ पर उन लोगों के साथ राजेंद्र जी की बात पर निर्जला और रचना की ज़्यादा जिद नहीं करते हैं, वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ रहना भी जरूरी था। अमृत उन लोगों के पास जाकर आकर बोला, महक, एकांश अभी बहुत छोटा है और तुम्हारा भी इस तरीके से यहाँ रात भर रुकना सही नहीं होगा। अमृत की बात पर महक उसकी तरफ देखते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, वैशाली उसे संभाल लेगी, यहाँ पर मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। जिसे सुनकर सुबीत महक की तरफ देखते हुए बोला, दोनों आईसीयू में हैं, हम लोग यहाँ पर हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए। महक सुबीत की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी। सिद्धू को कभी भी होश आ सकता है, इसलिए आप लोग मुझे फोर्स मत करो। महक की बात सुनकर शोभित उससे और ज़्यादा बहस नहीं करता और अपना सिर हिला देता। इधर सारंग विला में एकांश का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि जब से महक गई तो वो भूखा ही था और उसे बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं पी रहा था। वैशाली एकांश की गोद में उठाए कमरे में घूम रही थी। जब मीरा वहां जाकर वैशाली से बोली, भाभी। मीरा की आवाज़ सुनकर वैशाली रुक जाती है और उसको रुकते ही एकांश को चुप हुआ था फिर से रोना शुरू कर देता है। एकांश के रोने की आवाज़ में मीरा अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए वैशाली से बोली, दीजिए, मैं उसे चुप करवाती हूँ। वैशाली मीरा के बात पर एकांश को उसे देते हुए बोली, ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है और दूध पिला रहे हैं तो पी भी नहीं रहा है। जिसे सुनकर मीरा कॉफ़ी टेबल के पास रखे दूध को देखते हुए बोले, आपने अपना दूध पिलाने का नहीं सोचा? वैशाली मीरा के बात पर कुछ पल चुप रखा। बोले, हमको खुद दूध नहीं आता, समृद्धि के टाइम पर दीदी उसे दूध पिलाती थी, तो हम इसके लिए इतने वक्त बाद कहाँ से लेकर आए? वैशाली की बात पर मीरा अपना सिर हिला बिस्तर पर बैठे एकांश को दूध पिलाने लगती है। कई घंटों से भूखा रहने के कारण एकांश जल्दी जल्दी दूध पीने लगता है। मीरा एकांश की पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगती है। उसकी आंखें बंद हो गई थी और वैशाली उसे देखे जा रही थी। जब कई मिनट बाद मीरा एकांश की पीठ और सिर को सहलाते हुए वैशाली की तरफ देखती है और दूध की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो खराब हो जाएगा, उसे फेंक दीजिए, वरना बच्चे पी जाएंगे। जिसे सुनकर वैशाली अपने सेंस में अपना सिर हिलाते हुए, हम अभी साफ कर देते हैं। इतना कहकर वैशाली उसे जगह को साफ करने लगती है। जब नित्या राशि को लेकर वहां पर आ जाती है और जब राशि की नज़र एकांश को दूध पिलाती हुई मीरा पर जाती है, तब उसे देखने लगती है। नित्या मीरा के पास आकर एक नज़र एकांश को देख मीरा से बोली, राशि को भूख लगी है, वो रो रही थी। जिसे सुनकर मीरा एकांश के पीठ को धीरे धीरे थपथपाते हुए राशि की तरफ देखकर बोली, राशि भाई बहुत भूखा है। राशि मीरा के बात सुनकर एकांश की तरफ देखते हुए नित्या के गले से लगाकर बोली, भूख है? ये देखकर नित्या अपना सिर हिलाते हुए मीरा से बोली, कोई बात नहीं भाभी, मैं इसके लिए ओट्स रेडी कर देती हूँ। मीरा नित्या के बाद अपना सिर हिला देती है तो वैशाली नित्या की तरफ देखते हुए कहती है, चलो हम भी तुम्हारी मदद कर देते हैं और बना रहे हैं तो समृद्धि, अव्यक्त और रिदम के लिए भी बना देंगे। नित्या वैशाली की बात सुनकर अपना सिर हिला देते और उसके साथ कमरे से बाहर चली जाती। मीरा उन लोगों के जाने के बाद एकांश की पीठ को धीरे धीरे सहलाते उसे दूध पिलाने लगती है। इधर रिद्धम, अव्यक्त और समृद्धि एक साथ बैठे हुए थे। उनके साथ में शिवांश और दीपांजलि भी थी। वैदिक अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। जब बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से जूही बाहर निकलती है और अंदर आ जाती है। उसे वर्षा ने कॉल करके बुलाया था। जूही सारंग विला जाकर पूरे घर में इधर उधर देखने लगी। जब उसकी नज़र वर्षा पर गई, जिसे देखकर जूही इसके पास आकर बोली, आपने मुझे बुलाया? वर्षा जूही की बात पर
अपना सिर हिला वैदिक के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, वैदिक अकेला है और लोनली है, जाकर उसके साथ बातें करो। वर्षा की बात सुनकर जूही अपना सिर हिलाते हुए वैदिक के कमरे में आ जाती है तो वह देखती है वैदिक वीडियो गेम खेलते हुए कंट्रोलर को पीट रहा था, जिसे देखकर जूही दरवाजे पर नॉक करते हुए बोला, वैदिक क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जूही की आवाज़ सुनकर वैदिक सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बड़ी रूढ़ आवाज़ में बोला, ऑलरेडी अंदर आ चुकी हो, अब क्या गोद में बैठने का इरादा है? वैदिक के गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर जूही मुस्कुराते हुए अंदर जाकर बोली, लगता है काफ़ी गुस्से में हो। वैदिक अपने हाथ में पकड़ा कंट्रोलर सोफे पर फेंकते हुए उठकर खड़ा हो जूही से बोला, निकलूं मेरे कमरे से। जूही वैदिक के बात पर गहरी सांस भर उसके पास आकर बोली, काफ़ी गुस्से में हो। वैदिक जूही के सवाल पर गुस्से में उसे देखते हुए बोला, तुम गुस्से की बात करती हो, मुझे तो नफरत हो रही है इस पूरे घर वालों से, सब कितने झूठे हैं। जूही वैदिक की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती और मेरे पास भी मेरी मॉम नहीं है। वैदिक जूही की बात पर बोला, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ था जूही, और यहाँ पर मेरे पापा को मारा गया है। तो क्या तुमने पता लगाने की कोशिश की, ऐसा क्यों हुआ और किसने किया? जूही ने वैदिक के सवाल से पूछा, जिसके जवाब में वैदिक अपना सिर नहीं में हिलाते बोले, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे पापा अच्छे हैं। वैदिक के बात पर जूही अपना सिर हिलाते हुए बोली, बेशक मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे पापा बुरे थे, लेकिन एक चीज़ का एक वजह होता है, किसी को मार देना, एक बच्चे को उसके पापा को छीन लेना, कैसी वजह हो जूही? वैदिक ने दर्द में कहा, जिसे सुनकर जूही अपने कंधे उचकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता और मैं इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगी। इस बारे में तुम्हें अपने भैया से बात करनी होगी, वो मेरे भैया नहीं है, वो एक खूनी है जिन्होंने मेरे पापा को मार डाला। वैदिक ने गुस्से में कहा। जूही वैदिक के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है तो वैदिक अपने हाथ पीछे खींचते हुए कहते हैं, डोंट टच मी, और आप जाओ तुम यहाँ से। जूही वैदिक के बाद तो उसके सिर को थपथपाते हुए बोली, मैं तो तुम्हें यहाँ पर गिटार बजाने का एक बेसिक नॉलेज देने आई थी, लेकिन लगता है कि तुम लेना नहीं चाहते। वैदिक जूही के हाथ को अपने सिर से हटाते हुए, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद से सीख लूँगी। जूही ज़बरदस्ती वैदिक के गाल को खींचते हुए, इतना गुस्सा मत करो, चलो मैं तुम्हें अभी सिखाती हूँ, और अभी फ़िलहाल जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वो करो, ज़रूरत के वक्त जो तुम्हें करना होगा वो करना। वैदिक जूही के बाद में नाराज़गी भरी आंखों से उसे देखते हुए, मुझे अकेले रहने दो जूही अपना सिर नहीं में हिला देती है और वैदिक को खींचकर बिस्तर पर लाकर बैठा देती है। फिर उसके गिटार को उठाकर बजाते हुए कहती है, यू नो स्पेशलाइज इन म्यूजिक, ट्राई फीलिंग इट। ये कहते हुए जूही आकर वैदिक की आंखों पर हाथ रखती है और वैदिक आंखें बंद कर लेता है तो जूही 3 इडियट्स का एक बहुत ही प्यारा सा गिव मी सॉन्ग सनशाइन का म्यूजिक प्ले करने लगती है। वैदिक बिल्कुल शांत से आंखें बंद कर जूही के प्ले कर रहे म्यूजिक को सुनने लगता है। वहीं दरवाजे के पास शिवांश खड़ा वैदिक और जूही को देख रहा था। जब दीपांजलि वहाँ पर आकर शिवांश के हाथ को पकड़कर, चलो चलो वैशाली बुआ के ओट्स बनाए हैं, खाएंगे। दीपांजलि की बात पर शिवांश उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिला देता है। जब दीपांजलि कमरे के अंदर देखती है तो जूही को देखकर मुस्कुराते हुए शिवांश से कहती है, जूही दीदी कितना अच्छा गिटार बजाती है ना। शिवांश दीपांजलि की बात पर अपना सिर हिला उसके साथ हाथ को पकड़कर बोला, चलो हम नीचे चलते हैं। दीपांजलि शिवांश की बात पर अपना सिर हिला देती है और वो लोग नीचे चले जाते हैं। नीचे रिद्धम अपने हाथों से खा रहा था और अव्यक्त उसे देखकर खुद भी छोटा सा चम्मच पकड़े खाने की कोशिश कर रहा था और अव्यक्त को देखकर समृद्धि खाने की कोशिश कर रहे। आखिर में अव्यक्त फ्रस्ट्रेट होकर चम्मच नीचे पटक कर पूरे बाउल को उठाकर ओट्स को पीने लगता है, जिसे देखकर समृद्धि मुँह बनाकर शिवांश की तरफ देखते हुए कहती है, ब्रो। शिवांश समृद्धि की आवाज़ सुन उसके पास आकर उसके चम्मच से खिलाते हुए बोला, चलो मुँह खोलो। समृद्धि शिवांश की बात पर उसके हाथ से खाने लगती है और अव्यक्त पूरे मुंह में ओट्स लगा हुआ था जिन्हें वो चाट रहा था। अब अदिति अपना फ़ोन पकड़ नीचे आ जाती है। अदिति को देखते हुए वहाँ पर बैठी नित्या बोली, क्या हुआ अदिति? अदिति थोड़ी परेशान होकर नित्या से बोली, वो वापी ने मुझे टेक्स्ट किया था कि वो वापस आ रहा है। अदिति की बात पर नित्या कंफ्यूज होते हुए, लेकिन क्यों? अदिति नित्या के सवाल अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, मुझे नहीं पता। जिसे सुनकर रिया अपने कमरे से नीचे आते हुए बोली, मैंने उसे मैसेज करके बताया कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और सुधांशु हॉस्पिटल में इस बारे में भी, शायद इसलिए वो वापस आ रहा है। रिया की बात पर नित्या थोड़ी परेशान होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रिया, वो वहाँ पर पढ़ाई करने गया है, घूमने के लिए नहीं। जिसे सुनकर रिया अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, जिस टाइम पर सारंग फैमिली में दिक्कत थी सुधांशु हमारे साथ था ना, तो अब जब सुधांशु को हमारी ज़रूरत है तो क्या विप्लव को यहाँ नहीं होना चाहिए? रिया के बाद नित्या उसे और आगे कुछ नहीं कहते और इसी तरह वह पूरी रात बीत जाती है। सुबह के 5 बजे हॉस्पिटल के टेरेस पर एक जेट जाकर लैंड होती है जिसमें से ऋतिक बाहर आता है और उसके साथ ही करीब 35 साल का एक आदमी और उसके साथ 31 साल की लड़की बाहर आती है। वो 35 साल का आदमी दिखने में काफ़ी चिढ़ा हुआ लग रहा था। वहीं ऋतिक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसके साथ में खड़ी लड़की उसके हाथ को पकड़ कर उसे चुप करवा रहे थे।
आखिर में प्रत्युष राठी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर ऋतिक की तरफ देख कर बोला, महोदय। ऋतिक खन्ना नाम है मेरा। ऋतिक ने प्रत्युष की बात को बीच में काट कर कहा, जिसे सुनकर प्रत्युष ऋतिक के सामने आकर उसे बुरी तरीके से घूरते, हमें ज्ञान है कि आपका नाम ऋतिक खन्ना है, लेकिन क्या कृपया आप हमें बता सकते हैं कि मधुमास बिताने वाली मनाली निकले हम नव दंपत्ति को आपने परेशान क्यों किया? प्रत्युष की बात सुनकर ऋतिक कुछ पल चुप रहकर बोला, आई एम सॉरी ऑफ इंटरप्यूटिंग योर हनीमून, लेकिन यहाँ पर किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए आप लोग को यहाँ लाना पड़ा। प्रत्युष ऋतिक की बात पर अपने दांत पिसते हुए बोला, अगर आपके हृदय को संतुष्टि मिलती तो आप हमें संतुष्ट रूप से इस चीज़ का ज्ञात मनाली में करवा सकते थे, किंतु आपको शांति नहीं, हिंसा ज़्यादा अच्छी लगती है। हमने ठीक कहा न? ऋतिक प्रत्युष की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैंने आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचाई, बस आप जिस रिसोर्ट में रुके हुए थे उस रिसोर्ट के मालिक का ही ऑपरेशन करना है आपको। प्रत्युष ऋतिक की बात सुनकर मुंह बनाते हुए अपनी वाइफ की तरफ देखकर बोला, प्रिया तुम घर के लिए निकलो, तुमको अच्छी नींद लेने की जरूरत है। प्रिया प्रत्युष की बात अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, नो, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूँगी और अपने कुछ पेशेंट की रिपोर्ट देख लूँगी। ऋतिक प्रिया की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप भी डॉक्टर हो? प्रिया ऋतिक के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, एक्चुअली आई एम न्यूरोलॉजिस्ट, लेकिन यहाँ नहीं, अपने शहर अमृतसर में। प्रिया के बाद पर ऋतिक अपना सिर हिला देता है और आगे कुछ नहीं कहता। जब वो लोग लिफ्ट की तरफ चले जाते हैं, लिफ्ट में पहुँचकर प्रत्युष प्रिया के हाथ को पकड़ते हुए बड़े प्यार से बोला, प्रिया तुमको नहीं लगता कि तुमको सच में घर जाकर आराम करना चाहिए? प्रिया प्रत्युष की बात पर उसकी तरफ देखते हुए, मुझे नहीं लगता प्रत्युष, मुझे लगता है कि मुझे आपका यहाँ पर साथ देना चाहिए। ऋतिक तिरछी नज़र से लोगों को देखने के बाद अपना सिर झटकते हुए अपने फ़ोन पर फोकस करने लगता है। जब उनकी लिफ्ट जाकर वीआईपी फ्लोर पर रुकती है तो ऋतिक फ्लोर पर आने के बाद अपना फ़ोन अंदर डाल प्रत्युष की तरफ देखते हुए उसे हाथ से इशारा कर देता है तो प्रत्युष मुंह बनाते हुए बाहर आ जाता है। प्रत्युष के बाहर आने के बाद ऋतिक गहरी सांस भरकर उनके पीछे चला आता है तो अमृत और शोभित वहां पर आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर प्रत्युष मुंह बनाते हुए अपने कदम आगे बढ़ा देता है तो अमृत और शोभित कंफ्यूज हो जाते हैं। उन दोनों को कन्फ्यूजन होता हुआ देख ऋतिक बोला, उसके हनीमून पर डिस्टर्ब कर दिया इसलिए मुँह फुलाकर बैठा है। जिसे सुनकर शोभित आंखें रोल करते हुए बोला, उसे डॉक्टर होकर अपने पेशेंट की फिक्र नहीं है, कैसा अजीब डॉक्टर है। अमृत शोभित की बात अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है यार, वो बेचारा खुद शादी के बाद अपनी वाइफ को लेकर हनीमून पर गया था और हम लोग जाकर उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसे गुस्सा आएगा। ऋतिक अमृत की बात सुन उसे अजीब नज़रों से देखते बोला, तो क्या मैं उन लोगों को वापस मनाली छोड़कर आ जाऊँ? शोभित ऋतिक की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, उसकी ज़रूरत नहीं है भाई के ऑपरेशन के बाद हम लोग उन लोगों को 1 हफ्ते का स्विट्जरलैंड का हनीमून पैकेज दे देंगे, वो भी खुश और हमारा भाई भी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, क्यों नहीं, रिश्ते में तुम्हारा साला जो लगता है। शोभित ऋतिक की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोला, वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है लगता। अमृत उन दोनों के झगड़े को इग्नोर करके अपने कदम प्रत्युष की तरफ बढ़ा देता है और वो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए अमृत के पीछे चले आते हैं। इधर प्रत्युष अंदर जिस डॉक्टर ने ऋतिक को प्रत्युष के बारे में बताया था उसकी अच्छी खासी क्लास ले रहा था। फिर आखिर में गहरी सांस भरकर उस डॉक्टर से बोला, कंडीशन क्या है? डॉक्टर प्रत्युष का नॉर्मल देख गहरी सांस भरते हुए एक पूरा फाइल लाकर उसके सामने रख देते हैं, जिनमें ढेर सारे सीटी स्कैन और बाकी के रिपोर्ट्स है। जब सब चीज़ों को देखने के बाद प्रत्युष से गहरी सांस भरकर बोला, थोड़ा सा सीरियस है लेकिन हो जाएगा। डॉक्टर प्रत्युष की बात अपना सिर हिलाते हुए बोले, मुझे पता था सर आप ये कर सकते हो इसलिए मैंने आपको ये कहते हुए चुप हो जाता है, क्योंकि प्रत्युष उसे बुरी तरीके से घूर रहा था, जिस कारण चुपचाप फाइल्स को समेटने लगता है। प्रत्युष उसे फाइल को लेकर केबिन से बाहर आता है तो उसे ऋतिक दिख जाता है, जिसे देखकर प्रत्युष एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, प्लीज़ महाशय आप हमारे सामने मत आइए, हमें गुस्सा आ रहा है। ऋतिक प्रत्युष की बात पर उसे इग्नोर कर अपना फ़ोन निकालता है और गहरी आवाज़ में कहता है, कुछ कहा उसने? दूसरी तरफ से सेल्वन ऋतिक की बात पर थोड़ा झिझकते हुए बोला, नहीं बल्कि बेहोश पड़ा हुआ है। ये सुनकर ऋतिक कॉल कट कर अमृत की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ नज़र रखना मैं आता हूँ। जिसे सुन शोभित ऋतिक को रोकते हुए बोला, लेकिन 1 मिनट, तुम जा कहाँ रहे हो? शोभित के सवाल पर ऋतिक अपनी गन निकाल कर लोड करते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही बेहोश होने का शौक है इसलिए उसे परमानेंट सुलाने जा रहा हूँ। प्रत्युष की हालत गन देखकर ख़राब हो गई थी और डरी हुई नज़र से ऋतिक की तरफ देखने लगता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।